हेलो एवरीवन, आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। रुकना यानी विश्राम करना, आराम करना। अपने भावों को और विचारों को जब हम वाक्य के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वहां पर विराम चिन्ह का देना अनिवार्य हो जाता है ताकि अर्थ सही सलामत निकले, यानी आप उस वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पर देखिए 3 वाक्य है। एक वाक्य रोको मत जाने दो, यहाँ पर लास्ट में अंत में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। दूसरा वाक्य है रोको के बाद कॉमा है, जिसे हम पढ़ेंगे रोको मत जाने दो। और तीसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। वाक्य तीनों एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह के परिवर्तन के कारण वाक्य के अर्थ में अंतर हो जाता है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ वाक्य में देखेंगे कहीं पर कॉमा दिया हुआ है, कहीं पूर्ण विराम दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में हाइफन दिया हुआ है, तो ये सारा विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार: पूर्ण विराम, खड़ी लाइन, अर्ध विराम, ये इस प्रकार से दिया जाता है, एक डॉट और नीचे कॉमा। ये है अल्प विराम, जिसे हम लोग कॉमा भी कहते हैं। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। विस्मय सूचक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। योजक, छोटी सी डैश। निर्देशक, लाइन। विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे डबल है यानी इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, और इसे कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। और ये है हंस पद। अब हम लोग इन सभी विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्ह के 2 भाग हैं। 2 भागों में विराम चिन्ह को बांटा गया है। पहला है वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, वाक्य के अंत में लगने वाला, और दूसरा है वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल हो, संयुक्त हो या मिश्र वाक्य, कोई भी वाक्य हो, साधारण वाक्य, इसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। जैसे तुम जाओ, रमेश नहीं आएगा, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। पूर्ण विराम, वाक्य अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस वक्त हमें पूर्ण विराम देना चाहिए। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य जिसमें प्रश्न वाला शब्द हो तो उसके बाद हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कब आए, तुम क्या चाहते हो, क्या आप खाना खाएंगे, प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य को जब हम आश्चर्य के साथ बोलते हैं, खुशी के साथ बोलते हैं, घृणा यानी नफरत के साथ बोलते हैं, या दुख के साथ कहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे सोहन, तुम यहाँ, अरे तुम आ गए, लड़कों अभी तक खेल रहे हो, यानी विस्मय के साथ जब हम बोलते हैं तो वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, बहुत सारे जो विराम चिन्ह है वो वाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला आता है अल्प विराम, जिसे हम लोग कॉमा भी कहते हैं। इसका प्रयोग एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर किया जाता है। एक ही तरह का जब बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों के बीच में अल्प विराम यानी कॉमा देना पड़ता है। जैसे देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ पर नाम है, शहरों का नाम है। शहरों के नाम में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इनके बीच में हमने अल्प विराम दिया, और चेन्नई जो लास्ट में है उसके बीच में और देते हैं। ये भारत के प्रमुख शहर है।
तो यहाँ पर एक तरह के शब्द जब प्रयोग में आते हैं तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कि में हाँ या नहीं से शुरू होने वाले वाक्यों में हाँ और या नहीं, उसके बाद में कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं आऊंगा, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हाँ है, हाँ के बाद हमने अल्प विराम दिया है। इसी प्रकार नहीं वाक्य की शुरुआत में है, इसलिए यहाँ पर कॉमा प्रयोग में आया है। तारीख लिखते समय भी कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे 15 अगस्त कॉमा 1947। इसके बाद आता है अर्ध विराम, जिसे हम लोग सेमीकोलन भी कहते हैं। वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े, यानी अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं। जब करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। यहाँ पर हमने सेमीकोलन का प्रयोग किया है, यानी इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। इसके बाद आता है निर्देशक, जिसे कहते हैं डैश। किसी कथन के पहले उदाहरण देने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह आकार में योजक से बड़ा होता है, योजक छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मोहन ने कहा डैश मैं यह नहीं मान सकता। कोई भी जब वाक्य को कहता है तो कहने वाले के नाम के बाद में हम लोग निर्देशक का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। यानी इन भेदों के नाम को बताने के लिए हमने यहाँ पर निर्देशक का प्रयोग किया है। राहुल ने पूछा तुम कैसे हो। यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। कोई अगर पूछता है, कहता है, तो उसके वाक्य के पहले भी निर्देशक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह, जिसे हम लोग कोलन एंड डैश भी कहते हैं। किसी बात का विवरण या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी चीज को अगली पंक्ति में बोलते हैं, उदाहरण को अगर हम दूसरी पंक्ति में लिखते हैं तो वहां पर कोलन एंड डैश, जिसे हम लोग कहते हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कविता की विशेषता निम्नलिखित है, यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह दिया। आगे की कहानी इस प्रकार है, विवरण चिन्ह दिया। नीचे से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। इसके बाद आता है योजक। योजक जो कि छोटा लाइन होता है, जिसे हम लोग हाइफन कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थक शब्द युग्मों में, तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। कोई भी एक जैसा शब्द हो, पुनरुक्त शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है या समानार्थक शब्द होता है, एक ही शब्द को जब 2 बार कहा जाता है तो वहां पर योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, सुख दुख। धीरे धीरे एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। भरत सा भाई, भारत रत्न, चांद सा मुख। इन शब्दों के बीच में हमने योजक का प्रयोग किया है। इसी प्रकार देश विदेश विपरीतार्थक शब्द हुआ। धर्म अधर्म, माता पिता, झील सी आंखें, यहाँ पर हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में यहाँ पर देखेंगे 2 तरह का उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, डबल को कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी भी वाक्य को हूबहू लिखते हैं, जैसे गांधी जी के वाक्य को हूबहू लिखते हैं तो वहां पर हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कथन को मूल रूप में उद्धृत करने पर, उसी तरह लिखने पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। किसी के वाक्य को हूबहू लिखते हैं, जब पूरा वाक्य लिखते हैं तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। और किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी पुस्तक का नाम हो या किसी का उपनाम हो तो वहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लेखक का उपनाम
पुस्तक के शीर्षक, रचना के नाम आदि के साथ इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे कवि, प्रसिद्ध कवि है रामधारी सिंह दिनकर उनका उपनाम है, इसलिए यहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह हुआ। प्रसाद जी की रचना कामायनी महाकाव्य है, यहाँ पर रचना है, उनकी पुस्तक का नाम है, इसलिए इकहरा उदाहरण चिन्ह में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हंस पद। वाक्य लिखते समय जब कुछ छूट जाता है तो हम लोग हंस पद इस तरह का निशान देते हैं और शब्द को ऊपर में लिख देते हैं। वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे लालच करना, यहाँ पर बुरी छूट गया, बात है लिखा गया, तो यहाँ पर हमने हंस पद दिया और बुरी लिख दिया, तो ये हो गया हंस पद। हंस पद के बाद और भी कुछ अन्य चिन्ह होते हैं, जैसे कोष्ठक, किसी भी व्याख्या करने के लिए, किसी के अर्थ को स्पष्ट रूप से बताने के लिए कोष्ठक देते हैं और उसका अर्थ लिख देते हैं। रेखांकन, महत्वपूर्ण शब्दों के नीचे रेखा करने के लिए रेखांकित करते हैं, जिसे कहते हैं अंडरलाइन। लाघव चिन्ह, शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में डाक, बगल में हम लोग छोटा सा ये लाघव चिन्ह दे देते हैं, तो ये कहलाता है लाघव चिन्ह। क्लियर? इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को देखा, जिसमें पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्न सूचक है, विस्मय सूचक है, योजक है, निर्देशक है, विवरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, जिसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा उद्धरण चिन्ह है, और हंस पद है। मुझे उम्मीद है आप लोग को यह लेसन, यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।